17 फरवरी सुबह के 3 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कल यानी अभी सुबह हुआ नहीं है, लेकिन 16 फरवरी को जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट आ चुका है और सबको अपनी सच्चाई पता चल चुकी होगी, क्योंकि जो भी अजम्पशंस थे अब रियलिटी में आ चुके होंगे। और गाइस देखो, मैं पहले से ये पूरा चीज़ आपके लिए बना के रखा हूँ। कहते हैं ना, एक टीचर से अच्छा एक दोस्त समझा सकता है, वही दोस्त मैं बन के आया हूँ। तो प्लीज़ देखो, रिलैक्स होकर मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। ये वीडियो तुम देखने आए हो, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि जनवरी अटेम्प्ट में तुमने कुछ गलती करी है, मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अब सेल्फ डाउट स्टार्ट हो चुका होगा, क्योंकि 2 महीने के आसपास ही बचे हैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। तो अगर यही सोच के बैठे रहे तो अप्रैल अटेम्प्ट भी चला जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। तो अभी सबसे पहले आराम से बैठो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने जो चीज़ें करी है, गलतियाँ करी हैं, मैं वो तुम्हें बताऊंगा कि तुम वो रिपीट ना करो और कुछ बेटर करो। तो ये जो जनवरी अटेम्प्ट अभी तुम देख के आए हो, जिसकी वजह से तुमने हिम्मत हारी है, तुम्हें अभी सेल्फ डाउट हो रहा है, तुम्हें लग रहा है मेरे लिए जेई है या नहीं, अब उसको हम ताकत बनाते हैं। तो जनवरी अटेम्प्ट का लो स्कोर अप्रैल अटेम्प्ट का सबसे बड़ा मोटिवेशन हो सकता है, बट ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये हमारा एक रिसेट प्लान है जो मैं पूरा कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, अगर लो स्कोर आए हैं तो इनके सिर्फ 3 ही रीजन हो सकते हैं, और अगर आप इनमें से कोई भी रीजन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम पेपर में नहीं, प्रॉब्लम आपके प्रिपरेशन में है। तो पहला रीज़न हो सकता है आपने प्रिपरेशन अच्छे से ना किया हो, दूसरा ये हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में पैनिक कर गए हो, तीसरा आपने PYQ ही नहीं लगाया हो, क्योंकि एक एस्पिरेंट को अच्छे से पता है PYQ लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हमें आइडिया हो कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्वेश्चंस आए हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने का कारण ये भी हो सकता है कि सिर्फ लेक्चर्स देखे हो, पढ़ाई की हो, बस रिवीजन ना किया हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना किया हो। अभी बताया था कि PYQ कितना इंपॉर्टेंट है। PYQ देखने पे ऐसा लगता है बहुत ईजी है, बट उसको ऑन पेपर सॉल्व ना किया हो, जिसका ये भी कारण हो सकता है कि जब फर्स्ट टाइम आप एग्जाम में सॉल्व करने गए हो तो वहाँ पे आंसर ना निकला हो। उसके बाद एग्जाम प्रेशर एक बहुत ही कॉमन चीज़ है बच्चों के बीच में, जिन्होंने प्रैक्टिस ना करी हो, जो बार बार एग्जाम में नहीं बैठे हैं, उनके लिए कोई भी एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस चीज़ें होती है तो बहुत दिक्कत की बात होती है। मैं गुरुकुल से खुद पढ़ा हूँ, हमारे लिए एग्ज़ाम एक नॉर्मल सी चीज़ें थी यार। 2:30 बजे उठते थे हम, डे टाइम में लंच के बाद 3:15 में पेपर देने चले गए थे। तो मतलब डेली हमारा जो एक रूटीन बन चुका था, तो एक हैबिट जो बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। तो वही चीज़ है, कुछ बच्चे प्रैक्टिस नहीं करे होंगे। एग्जाम का जो टेम्परामेंट होता है, एक बहुत जगह से बच्चे आते हैं, बहुत सारी सीन क्रिएट होती है वहाँ, तो एग्जाम प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने मेहनत नहीं करी थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 12-12 घंटे पढ़ाई की होगी, उसके ऊपर से 4 घंटे कोचिंग का, बट लास्ट मोमेंट पे वो एक्सेल नहीं कर पाए होंगे बिकॉज थोड़ी सी पैनिक कर गए होंगे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम प्रेशर के बारे में मैं बात करता हूँ। देखो, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हुए होते हैं, तभी प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे सबसे पहला बात, हो सके एग्जाम में हम फॉर्मूला भूल गए। सिली मिस्टेक होने का कारण यही होता है कि हम उन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि एक ब्लंडर क्रिएट करता है। तीसरा चीज़ बताता हूँ, एग्ज़ाम का एक नया ही टेम्परामेंट होता है, वहाँ का एक एनवायरनमेंट है, मतलब दिमाग में ये चलने लगता है ना, आज का ये पेपर डिसाइड करेगा हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं। ओवर थिंकिंग स्टार्ट करते हैं, चीज़ें वहीं गुड़ गोबर हो जाती है। फिर अब आता है सबसे गंदा और बुरा फेज, जिसको हम बोलते हैं रिग्रेट फेज। काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैं एक बार ये क्वेश्चन देख के गया होता, काश मैंने रिवीजन कर लिया होता। भाई देख, समझ मेरी बात, थोड़ा बहुत तेरे से ज़्यादा ही एक्सपीरियंस जरूर रखता हूँ। पर्सनली मैं टारगेट नहीं कर रहा, तेरे भलाई के लिए बोल रहा हूँ, समझ मेरी बात। रिग्रेट करेगा तो अप्रैल अटेम्प्ट भी ख़त्म। मेरी बात मान, पेपर उठा, पढ़ने बैठ जा। कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि रियलिस्टिक होगा, ठीक है। रिग्रेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आज भी ड्रॉपर हैं, पेपर देते वक्त ये सोच के आते हैं कि बहुत सही तरीके से पेपर दिया है, बाहर आते ये सोचते हैं कि 1 नंबर और ज़्यादा आता तो आज टॉप यूनिवर्सिटी में होता है, बट वो धीरे धीरे रिदम नीचे जाने लगता है। तो मेन चीज़ ये है, अभी सबसे पहले अप्रैल अटेम्प्ट में क्या करना है, इसके लिए एक रियलिस्टिक प्लान बनाएंगे। कोई हमें डोपामिन रिलीज़ करने वाली चीज़ें करनी ही नहीं है, बुरी आदत से बच जाइए। 2 महीने का बात है, अपने ऊपर ख्याल रख लेगा, लाइफ सेट हो जाएगी। वरना सेम चीज़ रिपीट करनी होगी अगले 1 साल। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा,
एडवांस तो छोड़ दो, मेंस में बैठने लायक भी नहीं बचोगे फिर। मैं बता रहा हूँ, मेरी मदर खुद एक टीचर है, वो ये कहती हैं बेटा 3-4 घंटे रील चला लोगे ना तो भी बोरियत फील होने लगती है। सेम चीज़ को जो 2 साल का सिलेबस है 11th-12th में, जिसके बाद आप जेईई अटेम्प्ट देने जाते हो, उसको भाई तुम डबल ड्रॉपर होने का कैसे सोच सकते हो? मेरी बात ही समझो। मैं ये किसी को नहीं कह रहा कि जिसने डबल ड्रॉप किया है, जिसने ड्रॉपर है, वो गलत है, बट एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू गाइज, समझो मेरी बात। जब मुझे 7 पन्ने ही पढ़ने हैं भाई, जब सारी चीज़ें लिखी हुई है कि ये फिक्स सिलेबस है, इसमें से क्वेश्चंस आना है, हमें पढ़ के करना वही है, तो फिर टाइम वेस्ट क्यों करना है? हम कर देते हैं खत्म करने के बाद जितनी भी बदमाशी है, जितना भी बाबू सोना है, करते रहेंगे। तो चलो यार, मजाक की बातें हो गई। मैं कुछ चीज़ें इसमें बताता हूँ, कवर करके लाया हूँ। देखो भाई, यहाँ पे कोई भी चीज़ें मैं फेक तो करने वाला हूँ नहीं, जो भी रियलिस्टिक है मैं बता रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, हार्ड वर्क अगर सही डायरेक्शन में ना हो तो वो नो वर्क में ही काउंट होता है भाई, ठीक है। मैं कोई यहाँ फिलोसफी नहीं झाड़ रहा, तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात को समझ जाओ। मैं हाथ जोड़ के तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम ही मेरे बड़े हो भाई। मैं यहाँ पे कुछ ईगो, मैं अपने आप को बड़ा समझ कुछ यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस एक मेरी छोटी सी कोशिश है कि तुम्हारा हेल्प हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। तुम दुआ नहीं दोगे, तुम्हारे पेरेंट्स तो जरूर देंगे भाई। मेरा बात समझो, पढ़ाई करना स्टार्ट करो। ना ही रिग्रेट का फेज़ है, ना ही कोई दोस्तों से हाय हेलो, तू बता कैसा है, ठीक है। कहीं घूमने चलते हैं, कहीं कुछ नया प्लान करते हैं। अब पहले अटेम्प्ट दे लियो, अगर अच्छा पेपर चला जाएगा, एडवांस के लिए कुछ प्रैक्टिस कर लियो, उसके बाद सिलेक्शन हुआ, बहुत मस्त लाइफ, चिलैक्स लाइफ मिलेंगे। बट अगर इधर 1-2 महीने घूमने का प्लान करा, फिर अगला 1 साल भी सोचना यही करना होगा, फिर सेम चीज़ें। अब काम की बात करते हैं। जनवरी अटेम्प्ट का पेपर हो चुका है, अब जनवरी अटेम्प्ट का पेपर नहीं लिखी जा सकती, अब लिखी जा सकती है अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर, वो भी बेहतर तरीके से। अब मैं तुम्हें वो चीज़ें बताता हूँ जो कि तुम्हें करना है। अब कुछ मैं प्लान्स दे रहा हूँ, इस प्लान का नाम मैंने रख दिया है ऑलरेडी, जिसका नाम होगा रीसेट प्लान, जिसको मैं 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा हूँ। हर क्वेश्चन को 4 कैटेगरीज में बांटो। सबसे पहला, कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, मतलब चैप्टर ही वीक थे। कॉन्सेप्ट आता था पर क्वेश्चंस नहीं बना, मतलब प्रैक्टिस कम हुई थी। सिली मिस्टेक हुए, मतलब केयरलेसनेस हुई, मतलब या प्रेशर बढ़ गया, टाइम ही नहीं मिला, स्ट्रैटेजी ही गलत यूज़ करा था। अब मेन बात, जहाँ सारे बच्चे गलती करते हैं, अगर अभी आप नया चैप्टर स्टार्ट करोगे तो ये रियलिस्टिक व्यू है ही नहीं भाई। रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एक चैप्टर को हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें और 2 महीने के अंदर ऐसा सारा चैप्टर्स कर लें, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पढ़ाई करी है तभी अप्रैल के लिए जा रहे हो। मीन्स सबसे पहले एक पेपर उठाओ, वहाँ लिखो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से हैं। उसके बाद एक मीडियोकर चैप्टर्स होंगे, काम बस इन दोनों पे ही करने हैं भाई। फिर ये मत बोलना कि ज्ञान देने आया है, ये चीज़ें है। मैं वो बता रहा हूँ कि जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है। मैं यहाँ कोई भी पर्सनल चीज़ें नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी और को गलत नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारा स्ट्रेटेजी गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस यहाँ ध्यान ये देना है कि कम एफर्ट्स में ज़्यादा आउटपुट हम कैसे निकाल लें। तो मेन चीज़ ये है कि जो चैप्टर्स तुमने पहले से पढ़ रखे हैं उनको इतना बना लो भाई कि उनसे नंबर उठ जाए। मीडियोकर को थोड़ा सा टाइम देंगे तो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, और जो वीक चैप्टर्स है उनके PYQs लगा लो। The only thing in your hand is to do hard work and please keep all the things aside। चीज़ों को और बाकी सारी चीज़ों को अलग करो, साइड में रखो। हमें कंप्लीशन के पीछे नहीं भागना है, हमें कन्वर्जन के पीछे जाना है। मीन्स जितने हमारे पास इनपुट है उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें, बस। दिस इज द बेस्ट थिंग अ एस्पिरेंट कैन डू फ्रॉम देयर साइड। चलो एक टॉपर्स हैक बताता हूँ जो वो रूल फॉलो करते हैं, 60-30-10। 60% टाइम PYQs, मतलब टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज PYQs लगाओ। 30% टाइम कॉन्सेप्ट प्लस रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, फार्मूलाज, एरर नोटबुक जरूर बनाना। एरर बुक बनाना मतलब गीता का ज्ञान लिखना जेईई के लिए। 10% टाइम मॉक एनालिसिस, मॉक देना इंपॉर्टेंट है पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना। तुम्हें 100% सिलेबस नहीं चाहिए, तुम्हें 60-70% स्ट्रॉन्ग सिलेबस चाहिए जो कि हाई वेटेज हो और इजी स्कोरिंग हो। और करते करते हम वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे इस चैनल पे, बट प्लीज़ जो जुड़ रहे हो दिल से जुड़ना। जो भी क्वेरीज होगा उनको मैं अपना पर्सनल टेलीग्राम चैनल दे दूंगा, आईडी दे दूंगा भाई, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ज़रूरत पड़ेगी तो अपने दोस्तों को भी मैं जोड़ूंगा कि आपका वो हेल्प कर पाएँ। अब ये नहीं कि थोड़ा मेंटली रेडी हो जाऊँ,
अगर ऐसा सोचोगे तो मेंटली कभी रेडी नहीं होगे। अगर सोच लिया तो हम स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और मेरे दोस्त ये बात सोचना, जेई उन्हीं को तोड़ता है जो पहले खुद अपने अंदर टूट चुके हो, और जिन्होंने ये ठान रखी है ये तो जेई का पेपर है, ये कुछ नहीं। तो मेरी बात याद रखना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द पेपर गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।